इसमें मुझे तो कोई बात नहीं, परेशान मत करिए। ये बताइए, ये IAS 2003 में क्वेश्चन आया था, कर पाएंगे? कौन सा वाला? सूची दिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। सही है। कौन सा वाला? अरे कुछ तो मैच कराओ। अरे यार, एक तो संवर्ती सूची 1935 का एक्ट लिखा ही नहीं है। अच्छा मुझे बोलते रहे, अभी तो मौका मिला था बोलो। संवर्ती सूची 1935 का एक्ट लिखा ही नहीं है। ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? सी का 1 दो ही जगह पर है, या तो ए में या डी में। अब एक और में उठा लो, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो बी का 5 सारा देखना ही नहीं है। सी का 1 होना चाहिए, बी का 5 होना चाहिए, केवल डी में है। सारा ऑप्शन ना पता हो तो भी हो सकता है। मेरी बात समझ में? सारा ऑप्शन ना पता हो तो भी हो सकता है, लेकिन जो पता हो वो पुख्ता पता हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको नहीं पता चलिए संघ राज्यों की सब या भारत राज्यों का संघ कहाँ से है, कोई बात नहीं, लेकिन यह तो पता है ना कि नीति सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से, या संवर्ती सूची आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से, है ना? तो हो नहीं जाएगा, बताओ। अच्छा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है क्या? एक का 3 नहीं सही तो है, एक का 3 है। अच्छा आपको ये कंफ्यूजन होगी, यहाँ 4 यहाँ 5 है, यहाँ 4 यहाँ 5 से क्या मतलब है? मैच कराना है, तो कोई बच जाए। अरे ऐसा हो सकता है कि यहाँ 4 यहाँ 6 है, तो मैच नहीं करा पाओगे क्या? करा लोगे ना? चलो, तो यह IAS 2003 का क्वेश्चन था, अगर आपने इसमें से पढ़ा होता क्या नोट क्वेश्चन कर रहे हैं? नहीं मत तोड़, ग्रुप पे सेट दबाएं, ठीक है? चलिए इसे ट्राई करिए। चलिए बताइए, ये है क्वेश्चन IAS 1993 में। अगर आप लोग तब बने होते तब तक रिटायर हो रहे होते। चलिए ये तो और आसान है। आपात उपक्रम इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिए गए? जर्मनी से। सिंगापुर कितनी जगह पर है? 2 जगह पर है बस। और डी का 3 भी वहां पर, डी चेक ही नहीं करना है। कौन सा हो जाएगा? मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। तो बस हो गया। ए का 2 है, सी का 4 एक ही जगह पर है, सी में। सब कुछ चेक ही नहीं करना है। क्या सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत है? नहीं है। चलो ये बताओ, IAS 1993 क्वेश्चन, कौन सा लक्ष्य है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पैदा करना? 3 सूचियां कहाँ पर है, कहाँ से लिखी? अरे 3 सूचियां यानी कि केंद्रीय या संघीय बोले, केंद्रीय बोले वैसे, केंद्रीय और राज्य की, और इसके अलावा संवर्ती की कहाँ से ली गई है? 3 सूचियां या संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। 1935 यही दोनों ऑप्शन ही है। और तो 3 सूची वाला हो सकता है, एक ही ना लिखता, एक ही ना। अच्छा यूएस का पूछ रहा है ना, और इंडिया का क्या हो जाएगा? दिमाग लगाओ। संविधान की 3 सूचियां तो हो नहीं सकती, क्योंकि 3 सूचियां कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। एक ही नागरिकता भी उसने समझाया था कि अमेरिका में 2 ही नागरिकता का प्रावधान। आप अपने स्टेट यानी कि अपने राज्य के भी नागरिक हैं और अपने देश के भी नागरिक हैं। अब बताओ, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ की, अच्छा सी ऑप्शन है, न्यायपालिका की द्वैधता। न्यायपालिका की द्वैधता यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सही है, सही है। अमेरिका की है हाई कोर्ट नहीं? कंफ्यूजन हो गया इसमें हम लोग। संविधान के निर्वाचन के लिए पढ़ा नहीं शायद, अभी न्यायपालिका पढ़ते तो न्यायपालिका की द्वैधता आता है, इसीलिए शायद आप नहीं कर पा रहे हैं। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। सर अमेरिका के संविधान में बोलिए। अमेरिका के संविधान में सर जो न्यायाधीश होते हैं उनके पदों के बारे में दिया गया, हटाने की प्रक्रिया दिया गया है।
संविधान के निर्वचन के लिए बोल रहे हैं। कौन सा बोल रहे हैं? सी ऑप्शन बोल रहे हैं। संविधान के निर्वचन के लिए बोला है ना, निर्वहन के लिए होना चाहिए, थोड़ा सा गलत है। संविधान के निर्वहन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। चलिए अच्छा जाना दीजिए से, ठीक है। ये अभी आप न्यायपालिका वाला पढ़े नहीं है, तो ये कर नहीं पाएंगे। ये तो आसानी तो कर लोगे कि एक ही कर पाओगे। ये सही है सर। क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड है, ये हो जाएगा सब लोग। कोई दिक्कत लिखा हुआ है किसने बता देगा? ये बता दो चलो, सही है, सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। ये बताओ, ये IAS 2005 का क्वेश्चन है। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? नहीं सर, सी सही है। संघ संविधान समिति कौन बोल रहा है? जेबी कृपलानी। कौन बोल रहा है? जो मैदान में पूछा गया बदमाशी कर रही है। इतनी बात चिल्ला चिल्ला के बताया था। संघ का संविधान किसने बनाया? संघ के संविधान की समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और प्रांत की तो तैयार नहीं है तुम लोगों को, सब मिस हो गए। प्रांत की जो संविधान समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था? बोलो कुछ। वल्लभ भाई पटेल। इतना आसानी को लिखवाया हो तुम लोग, लिखी हुई चीज याद क्यों नहीं कर रहे हो भाई? सब खत्म हो जाएगा। अरे तुम लोग की पढ़ाई सही नहीं चल रही भाई, ऐसा करोगे तो सब गड़बड़ काम होगा। टेस्ट दिया था बताइए? टेस्ट तो दिया था, बहुत अच्छा, तो बता नहीं था मुझे। ये कर लोगे 2009, ये तो कर लोगे। IAS 2009 क्वेश्चन है। दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? दिखाई दे रहा है साहब कि नहीं दिख रहा? चमक रहा है शायद से बंद कर। क्या ऑल इंडिया फेडरेशन बोला गया था बनेगा? भारतीय देशी रियासतों और ब्रिटिश द्वारा नियंत्रित क्षेत्र का क्या कोई ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि एक संघ बनना था 1935 में? हाँ, यानी कि दो सही है। और पहला वाला सही है, तो क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों हो जाएगा। भाई तुम लोग पढ़ के नहीं आ रहे हो, बताओ सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है, आप तुम कर नहीं पा रहे लेकिन कुछ ये बताओ, ये भी करवाया हुआ है। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल के मुंबई प्रेसिडेंसी से भाषण से। मुंबई पश्चिम बंगाल संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पहले पश्चिम बंगाल से हुआ था, बाद में जब उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था तब इनका संविधान में इसका आंसर होगा मुंबई प्रेसिडेंसी। मेरी बात नहीं, ऐसा इसलिए है कि पहले उनका जब प्रांतीय विधान परिषद में जब उनका चयन हुआ था बंगाल से हुआ था। मेरी बात से जब भारत का डिवीजन हो गया, उन्होंने कार्य कब किया है? मुख्यतः कार्य वहां से नहीं किया है, मुख्यतः संविधान सभा का भाग या जो भी अपना कार्य निर्वहन किया है वो 1947 के बाद किया। मेरी बात नहीं, इसका आंसर ही होगा मुंबई प्रेसिडेंसी। संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, इलेक्शन नहीं दिया गया है, बाद में उनका हुआ था। इलेक्शन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन वहाँ चुनाव किया, वहाँ पर तो कुछ ऐसा निर्वाचन MR जयकर ने खुद से विड्रॉ किया था। सर निर्वाचन का मतलब तो उनको मतलब चुनना हुआ ना। हाँ, तो वो तो वहाँ पश्चिम बंगाल से चुने गए थे, लेकिन जब इन्होंने पश्चिम बंगाल चले गए, पश्चिम बंगाल से निरस्त हो गया। पश्चिम बंगाल का सदस्यीकरण निरस्त हो गया पश्चिम बंगाल से। ये तो गलती है ऑप्शन, सुनो ये तो ऑप्शन ही गलत है। देखो IAS UPSC का क्वेश्चन कैसे आता है? पश्चिम बंगाल से ऑप्शन सही है? नहीं बंगाल से, ईस्ट बंगाल से, पूर्वी बंगाल से हुआ था। ये तो ऑप्शन ही गलत है। बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, फंस जाओगे, है ना? मुझे भी लेके अपना तो डूबे, मुझे भी लेके डूबे। बंगाल से पश्चिम बंगाल था ही नहीं उस समय। पश्चिम बंगाल तो विभाजन के बाद बना,
अरे बोलो। बंगाल से। अरे पूर्वी बंगाल से। अगर पश्चिमी बंगाल से निर्वाचन हुआ होता तो क्यों उनकी सदस्यता निरस्त होती? पश्चिम बंगाल तो अभी भी भारत का हिस्सा है। चलो भैया तुम लोग का नहीं सही था, तुम लोग बस मुझे भी लेके गिर गए। अरे कुछ खुद को धोखा दो, कुछ ऊपर आओ। ऐसा नहीं मेरे ऊपर लग जाओ, मैं भी गिर जाऊँ कुएं में। अपने साथ मुझे भी बताओ। ये वाला क्वेश्चन तो लेकिन अच्छा क्वेश्चन तो तेरा इसमें आया था, एक तुम लोग को करवाया हुआ है क्वेश्चन और बहुत ध्यान देकर करवाया था और अंडरलाइन करवाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, यूपीएससी में एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट होने का अभी भी इस बार भी बहुत तगड़ा चांस है। सी बताओ। सी विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। सही है, बताओ। सी सही है। सही बताओ, कर भी जी बताओ। सी सही है। सही है, पढ़ो दिखाइए। उन प्रांतों के लोग, पहला ऑप्शन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। पहला ऑप्शन है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। दूसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। ऑप्शन सी है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन डी है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए। सी वाला इसमें है, लेकिन ये भी कंप्लीट आंसर नहीं है, क्योंकि तुमने बता दिया आंशिक रूप से कुछ लोग नामित हुए थे देसी रियासतों से और कुछ लोग निर्वाचित हुए थे, चुने गए थे कहां से? प्रांतीय विधानसभा से। क्या मेरी बात सुनाई? अगर क्वेश्चन ये रहता क्या संवैधानिक सभा, क्या संविधान सभा पूर्ण रूप से नामित थी? क्या पूर्ण रूप से निर्वाचित सदस्यों की बनी थी? नहीं, आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित सदस्यों की थी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ठीक है, चलो। और क्वेश्चन होना चाहिए, ऑप्शन दीजिए। इसी का तो। अच्छा, इसका ऑप्शन उल्टा हो गया, सॉरी। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। तीसरा ऑप्शन विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से चुना गया। आसान वैसे ही क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कब आया? 2002 में। किसमें आया? यूपीएससी। क्या आपको इन क्वेश्चंस में क्या कहीं ज्यादा फैक्ट वाले क्वेश्चन लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी में कम से कम आते हैं। मेरी बात में एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यूपीपीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये कर दो, ये आईएएस 1993 क्वेश्चन है और ये मैंने बताया था आप लोगों को, बहुत ध्यान से बताया था। करो। दिखाई दे तो पीछे से क्यों? सी है सर, सी सी हो डी है पक्का? इस बात को मैंने बहुत ध्यान से बताया था। सी सही है। सोचो वयस्क मताधिकार होगा? नहीं सर, नहीं। सोचो। नहीं सर, नहीं बताया क्लास में? वयस्क वाला कब से लागू हुआ? इसके बाद संविधान के कब से लागू? बताओ तो है। 61 से सर। अरे 1950 में लागू हुआ। 85। वयस्क किसे बोलते हैं? 18 साल से ऊपर वाले को। तो क्या सभी लोग को वयस्क मताधिकार मिल गया था? क्या सभी 18 वालों को मताधिकार मिल गया था? कितना मिनिमम वोटिंग एज था? मिनिमम वोटिंग एज इंडिया में जब पहली बार संविधान लिखा गया तो कितना था? 21 साल। क्या 20 साल के लोग वयस्क नहीं होते हैं? लेकिन क्या चुनाव में भाग ले सकेंगे? नहीं ले सकेंगे। वयस्क मताधिकार कहाँ से आ गए? अरे बोलो। नहीं होगा ना? चलो बताओ। सी सर, सी सही सी है। वाला? सी सही है। कि डी वाला? सी सही है। सी सही है। अब देखो तुम्हें यही चीज जाननी है। देखो कितना सिंपल सा है, आसान नहीं है। तुम्हें मैंने ये बात जानबूझकर चिल्ला चिल्ला कर बताई कि सार्वभौमिक वयस्क लिखा है, फिर वयस्क कटवाया।
मेरी बात में सार्वभौमिक मताधिकार मिला है, यूनिवर्सल सफरेज मिला है 21 साल से ऊपर लोगों को। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो बाद में आया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सार्वभौमिक मताधिकार हमें संविधान मिलते ही बन गया, और यह वो प्रावधान था जो सबसे पहले सर्वसम्मति से पास हो गया। ये भी बताया था ना? Yes, sir. अरे बोलो, क्लास ही नहीं करते हो, आधे लोग सोए रहते हो। क्लास करो रेगुलर, वरना सब छूट जाएगा, ऐसे सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? अब तुम्हें बस यही जानना था, एक फैक्ट मैं क्या बोलता हूँ, अगर तुम्हें एक फैक्ट पता हो, एनालिसिस हो, तो बड़े आराम से यूपीएससी क्वेश्चन कर सकते हो। क्यों ऐसा बोलता हूँ? क्योंकि अगर तुम्हें यह पता है कि वयस्क मताधिकार संविधान सभा के विषय में से नहीं था, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर पहला ऑप्शन गलत है तो ए भी गलत है, डी भी गलत है। अब तुम्हारे पास बचे बी और सी। आगे तो तुमने ऐसा डाल दिया, सेकंड वाला पढ़ लो, क्योंकि 3 तो दोनों में है, यानी 3 तो सही है। सेकंड वाला पढ़ लो, क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? क्या प्रत्यक्ष रूप से लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में पार्टिसिपेट यानी भाग लिया था? वोट देने गए थे? नहीं गए। अरे तुम लोग तो वैसे भी नहीं गए, तुम इसको ना पूछ रहा हूँ, समझे? तुम लोग तो पता नहीं अभी भी जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, लेकिन जा रहे। ठीक है, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे पुनर्जन्म के समझे, पूर्व जन्म। तो सेकंड वाला गलत हो गया, प्रत्यक्ष वाला। अरे बोलो। Yes, sir. तो फर्स्ट और सेकंड गलत है, हट गया सब कुछ, केवल 3 और 4 बचा। हाँ, बहुदलीय निकाय थी, क्या एक ही दल था? कांग्रेस ज्यादा थी, ये बात सही है, लेकिन क्या एक ही दल था? नहीं, अन्य दल के भी लोग थे, पहली बात। और क्या अनेक समिति नहीं बनी थी? बनी थी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन बताओ। आइए से पूछा अब लिखा तो है इसमें, है ना? अगर मेरा जन्म उस समय हमको होता मुझे याद होता। ये बताओ, ये नहीं लेवल्स का है, अब हट गया तुम्हारे कोर्स से, लेकिन बता दो, अच्छा ट्राई करो। वेबर प्लान के अनुसार, वेबर योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेबर का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बचा। सही बात है, लेकिन वेबर का अंतिम उद्देश्य ये नहीं था कि भारत का बंटवारा बच जाए। मेरी बात समझ? लेकिन उसने बोला कि शायद अगर संविधान सभा में जितने कांग्रेस के लोग हों, सॉरी जितने हिंदू हों उतने ही मुस्लिम हों, तो ऐसे में भारत का बंटवारा शायद बच सकता है। क्या मेरी बात समझ? या इसमें ज़्यादा सादा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन देख लो 1995 में, कर लोगे? ये सही है सर। कौन है बताओ? ये सही है सर। राजेंद्र प्रसाद सही है? सर ये सही है, सरकार का उपसभापति। संतरिम सरकार लिखा है, इंटरिम गवर्नमेंट में सभापति कौन था? बहुत उपसभापति। उपसभापति। हाँ। अच्छा, ये तो किया ही नहीं, किया ही नहीं, देखना पड़ेगा। सर ये सही है। इसे नहीं लगाया मैंने, देखो एक दो कुछ तो फैक्ट तैयार करने पड़ेंगे आपको, एकदम फैक्ट नहीं तैयार करो कोई बात नहीं, लेकिन पुराने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फैक्ट आपको दिखेगी कुछ ना कुछ। बताओ, ट्राई करो, क्या होना चाहिए इसका? सभापति जो थे वो, जो सभापति थे वो कौन थे? नहीं, कार्यपालिका परिषद लिखा हुआ है ना, तो कार्यपालिका परिषद के सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मेरी बात में आपको सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, एक बार लेकिन आप मैच करा लो इसे। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जैसे आइए 1996 का। हाँ, ये आसान हो, ये करवाया हुआ है, आसान नहीं है लेकिन करवाया हुआ है, तो बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये सही है सर। ये सही है? सर राज्य में आना मोतीलाल नेहरू, सॉरी एमएन रॉय नहीं है, एमएन रॉय ने 1934 में स्वराज पार्टी से ये बताया था। एमएन रॉय ने पहली बार संविधान के बारे में दिया हुआ है। संविधान सभा को देखो, संविधान सभा के गठन की बात पहली बार 1934 में एमएन रॉय ने शुरू की। एमएन रॉय ने शुरू की, ये बताया था आपको, ये बताया था किस पार्टी के थे? स्वराज पार्टी। क्या मेरी बात समझ?
चलो और कुछ पार्ट दिया ही नहीं इसमें। कांग्रेस ने लेट में शुरू किया, तो कांग्रेस टाइम भी बाद में लिखा, कांग्रेस ने भी तो बाद में किया। सरकारी सम्मेलन की वो बात ही नहीं है। स्वराज पार्टी के एम रॉय ने पहली बार क्या शुरू किया था? संविधान सभा की बात शुरू की थी। अगर देश का संविधान लिखा जा रहा है तो वह एक संविधान सभा ही लिख सकती है। क्या मेरी बात समझ? चलो उसके पहले हालांकि एक बात ये मोतीलाल नेहरू ने की है। मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट बताया था सन 1928 में, है ना? साइमन कमीशन के अगेंस्ट में नेहरू रिपोर्ट आई थी, है ना? उस नेहरू रिपोर्ट में भी ये बात लिखी थी कि अगर देश का संविधान लिखा जाना है या अगर संवैधानिक सुधार ही होना है तो क्या होना चाहिए? खुद की संविधान सभा गठित होनी चाहिए, देश की अपनी संविधान सभा गठित होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन शायद और देख लो। हाँ ये करो, ये तो 2022 का क्वेश्चन है, ये IAS का अभी जस्ट अभी हुआ है। पक्का नहीं चलेगा सर, 2 सही है सर। नीचे रहने दो। चलिए बताओ बताओ जल्दी से। सर 2 सही है। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य। सर रियासत बताओ तलब सही लग रहा है? हाँ तलब सही है ना? संविधान सभा में प्रांतीय सभाओं और साथ ही, या ये तो पूरी बात लिखी नहीं है ना? सर ये रियासतों का सर मनोनयन हुआ था ना, हाँ उनका नामित कैसे होता है? नामित सदस्य और मनोनयन एक ही चीज है। नामित कर दिया नहीं कि ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज लिखी हुई है, संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं के आगे निर्वाचित लिखना चाहिए था। अब पता नहीं ये ट्रांसलेशन की मिस्टेक है, किसकी मिस्टेक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन फंसेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हिंदी मीडियम में फंस रहा है तो हम कौन सा पन्ना पलटेंगे? उसके बगल वाला पन्ना पलटना नहीं, उसके बगल में इंग्लिश में लिखा रहेगा। मेरी बात सुनाई? इंग्लिश की ओर जाएंगे और जरूर चेक करेंगे कि क्या ऐसा कोई शब्द दिया है जिसमें जो एक्स्ट्रा दिख रहा है। ठीक है, ये मिस ट्रांसलेशन में कभी कभी यूपीएससी वालों से भी गलती हो जाती है, कभी ट्रांसलेशन में कभी इस तरह कुछ हो जाता है मिस्टेक। ठीक है, दूसरा वाला अच्छा पार्ट देखिए, दूसरा वाला बताइए। नए संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि कर हस्ताक्षर करने की बात ही नहीं हुई थी। अलग हो सकते हैं, वो भी अलग होने की बात हुई थी। वो भी माउंट बेटन ने क्या किया था, कोशिश की थी कि कोई अलग ना हो, या तो हिंदुस्तान का पार्ट बन जाए या पाकिस्तान का पार्ट बन जाए। क्या मेरी बात सुने? ठीक है, तो ये चीज गलत हो गई है। सेकंड वाला तो गलत है। अब सेकंड वाला गलत है तो क्या चीज गलत हो गई? बी और सी तो गलत हो गया। अब ए और डी में कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि वहां होना चाहिए था संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं में निर्वाचित और भारतीय रियासतों द्वारा नामित। ठीक है, पूरा क्वेश्चन तो ये बनता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, शायद वो मिस प्रिंटिंग है, मिस ट्रांसलेशन है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, केवल एक। वहां पर शायद निर्वाचित होना चाहिए था, निर्वाचित लिखा नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई समस्या नहीं है? चलिए, और कुछ आप लोग के भी प्रश्न होंगे। आप लोगों ने मेहनत से पढ़ाई होगी, की होगी, घर पे गए होंगे, है ना? सब चीजें तैयार की होंगी, रिवाइज किया होगा, 3-4 घंटे पॉलिटिकल की किताब पढ़ी होगी। हाँ, पढ़ा होगा ना? NCERT खोला होगा, लक्ष्मीकांत खोला होगा, फिर धीरे धीरे हाथ अपने आप YouTube की ओर बढ़ गए होंगे, है ना? तो हम लक्ष्मीकांत पढ़ने जाएगा और छोटे में ही लक्ष्मीकांत सुन ले, है ना? खाना बनाते बनाते, मनोरंजन करते करते, दोस्तों से बात करते करते, है कि नहीं? हो ही जाता है, अपने आप हाथ चला ही जाता है वीडियोस पर। बताओ, चलो कुछ पढ़ के आए हो? कल मैंने पूछा था, अच्छा तो काफ़ी लोग आ गए हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जस्टिस पी एन भगवती के बारे में कि जस्टिस पी एन भगवती ने जनहित याचिका किस सन में स्टार्ट की थी? पहली जनहित याचिका कब स्टार्ट हुई है? बताओ मुझे। हाँ, देख के बता दो। 1976, 1976 इज द करेक्ट आंसर। किसने स्टार्ट की थी? कृष्णन अय्यर।
ठीक है। कृष्णन अय्यर थे न्यायाधीश उस समय जिन्होंने पहली जनहित याचिका दी थी। ठीक है, ये और दिया कृष्णन अय्यर। नोट कर लो कहीं बैठे हुए हो, पंखा हाथ में आओ तुम लोग, पंखा नोट कर दो, ये कर दिया किसी का ठीक है। क्यों? क्यों क्या तुम्हें तो वैसे भी लग रही है, तुम्हें तो वहां तक हवा पहुंची नहीं कर, पीछे वाले को धोने का परेशान है। ठीक है, चलो लिखेगा। पहली बार जस्टिस कृष्णन अय्यर ने जनहित याचिका डाली और भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पहली बार जस्टिस कृष्णन अय्यर, कृष्णन ठीक है, अय्यर लिख लिया, ने जनहित याचिका डाली और भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह अवधारणा जस्टिस या न्यायाधीश P.N. भगवती ने दी। याद रहेगा किस सन में डाला है? 1976। हम लोग का क्या देख रहे थे जनेंद्र पाओ मुझे? संविधान सभा की विशिष्टता है। संविधानवाद की विशिष्टता है। संविधान सभा की संविधानवाद की विशिष्टता है। काफी कुछ देख लिया था, है ना? जल्दी लिखेंगे, बस आज लिखने वाला काम करेंगे। न्यायिक समीक्षा तक हो गया था, मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो गया था, कानून का शासन तक हो गया। कानून का शासन हो गया था। कानून का शासन बढ़ाना है, आर्टिकल 21 में बताऊंगा कानून का शासन क्या होता है। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। परिवर्तनशीलता और लचीलापन। परिवर्तनशीलता और लचीलापन। परिवर्तनशीलता और लचीलापन। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया? संविधानवाद तो कठोरता को बोलता है, अनन्यता को बोलता है ना? लेकिन फिर भी चाहे कितनी भी कठोरता हो, एक बात तो तय है कि कुछ तय दायरों में कुछ ना कुछ चीजें परिवर्तित की जा सकती है। संविधान इसका भी ध्यान रखता है कि अगर कुछ तय दायरों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो आज नहीं तो कल वो संविधान अप्रासंगिक हो जाएगा। क्या मेरी बात सुने? आज नहीं तो कल वो संविधान अप्रासंगिक हो जाएगा, जिसे लगातार बदलना नहीं है, लेकिन जिसमें कुछ नए प्रावधानों को जोड़ने का तरलता या कुछ नए प्रावधानों को जोड़ने का लचीलापन ना दिए। क्या मेरी बात समझ आ गई? नोट करोगे? लिखो। इतनी थोड़ी सी गर्मी में परेशान हो गए। पता है भगत सिंह कितने खाना नहीं खाया रुपया? बताओ तुम्हारी एज कैसे लगता है? फांसी में चले देश के लिए, तुम देश के लिए इतना नहीं करता, पसीना हो गया, खत्म हो गया। चलो देखो कैसे करोगे भगत सिंह? एसी लगा देंगे, बन जाएगी। सर एसी लगा देंगे सर। देखो संविधानवाद में संविधान को समय के साथ सुधारने की क्षमता भी होती है। समय के साथ सुधारने की क्षमता भी होती है। अनुच्छेद 368 का उपयोग करके अनुच्छेद 368 का उपयोग करके निश्चित दायरों के अंदर संविधान में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं।
ये तो मैं अलग से लिखवा रहा हूँ, ये मैं भी लिखूंगा। एक लास्ट चीज लिख लो, संविधान पर लास्ट सारी विशिष्टताएं लिखी है, एक नोट बना के लिख लो संविधान के बारे में लिखोगे। संविधान पर ना केवल याद रखना, संविधानवाद के दो पहलू है ना, जिसमें शासन या जो राजनीतिक शक्ति है, जो गवर्नमेंट है, वो अपने दायरे में काम करे। एक तो ये तो है ही, दूसरा पहलू क्या है किसी को कि जनता की क्या हो, जागरूक हो। ठीक है, जनता की जागरूकता की भावना भी संविधानवाद का ही विषय है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो लिखोगे क्या लिखा बच्चा? संविधानवाद की भावना न केवल शासन और राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है, साथ ही साथ नागरिकों के अधिकारों उनकी स्वतंत्रताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, आगे लिखिएगा। लोकतंत्र की स्थापना या लोकतांत्रिक शासन की स्थापना और संवैधानिक सर्वोच्चता के लिए संविधानवाद देश के नागरिकों से जागरूकता की अपेक्षा भी रखता है। ठीक है, जिस देश में जागरूक नागरिक ही नहीं होंगे, मेरी बात सुने, जिस देश के नागरिक ही रुक कर जागेंगे, ठीक है, यानी कि जागरूकता की कमी हो जाएगी, ऐसे देश में कुछ बढ़ पाएगा? कितना भी अच्छा संविधान दो, इस कॉपी का किताब में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है। इस कॉपी किताब में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन यह बातें तभी तक मान्य होंगी जब तक हम इसे फॉलो करेंगे। इसे बहुत अच्छी बात लिखी होगी, बच्चों को पढ़ना चाहिए, 10 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन जब फॉलो ही नहीं होगा तो कोई फायदा होगा? नहीं फायदा होगा। क्या मेरी बात समझ? तो फॉलो करना ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए जागरूक मतदाता या जागरूक नागरिक का होना बड़ा जरूरी है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये लिख लिया हमने, अब कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब हम संविधान की, मैंने आपको बताया था एक चीज और, एक और दिया था तुम लोगों को, क्या दिया था? जरा सुन लिया नहीं सुन लिया? हाँ सुन लिया, अब बता रहे सवाल यहीं पर कुछ लोग ईयरफोन लगा सुनने लगे गाना यही नहीं चलाएंगे, कौन को नहीं चला इसीलिए यहाँ वाईफाई लगा हुआ। मैं तुम्हें वो गाने में क्यों फोकस किया? क्योंकि उस गाने में देखो कितना समझदारी रूप से गाना, कभी नाम पे फोकस नहीं कर रहा है उसमें, कभी किस पे फोकस कर रहा है? फीचर्स पे। कभी नाम पे फोकस नहीं कर रहा है। नाम पे क्या रखा है? नाम कुछ भी हो, क्या पता नहीं क्या रखा, पता कुछ भी हो। मेरी बात समझ? नाम पे नहीं फोकस कर रहा है, किसे फोकस कर रहा है? विशिष्टताओं पर। मेरी बात समझ?
जो विशिष्टता है उन पर फोकस करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो हमारा संविधान किसने लिखा है, कैसे लिखा है? 13 नवंबर, 16 नवंबर, किस डेट में किसने लिखा, कितनी समितियां बनी, कितनी समितियां नहीं बनी, उन समितियों का कौन अध्यक्ष था, कौन अध्यक्ष नहीं था। इट इज फार लेस मोर, इट इज फार लेस इंपॉर्टेंट, सॉरी, इट इज वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट। क्या मेरी बात नहीं? बहुत बहुत कम महत्वपूर्ण है कि किसने लिखा, क्या लिखा और कौन समितियां बनी। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? जैसे वन्य गिरहन, जैसे समझा गया, जैसे उजली गिरहन, मतलब उसकी विशेषताएं हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? किन चीजों को लेकर उसे लिखा गया है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या फीचर्स है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस दिन लिखा गया, किस दिन लॉन्च हुआ, किस दिन नहीं लॉन्च हुआ, क्या हुआ, पहले 13 सितंबर की जगह 14 सितंबर का कुछ फर्क पड़ा था? नहीं। हाँ बोलो। अगर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन आता, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव अगर उनके द्वारा नहीं आता, कभी अम्बेडकर द्वारा आता, क्या अंतर पड़ता? तो अंतर पड़ता कोई खास? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन विशिष्टताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के बेसिस पे कहीं ना कहीं संविधान के पूरे अनुच्छेद लिखे गए, है ना? कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेदों का निचोड़ एक तरह से। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो नोट करोगे संविधान की विशेषताएं। अभी तक हमने संविधान वाक्य देखा था, अब संविधान की विशेषताएं देखिए, जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है? जो चीज हम पहले से जानते हैं उसके बारे में डिटेल में नहीं लिखेंगे, ठीक? देखोगे दुनिया का सबसे विस्तृत, कहाँ कुछ बोला हूँ, गाने का लाइन बोला सर इधर देखिए लिखवा चुके हैं हम थोड़ा सा उसमें। कितना लिखवाया था? देखिए संविधान बात की विशेषता का नहीं नहीं, संविधान की विशेषता यहाँ तक लिखवाए हैं, उसके बाद संविधान बात करते हैं। नहीं, ये सही, इसे सही करें, संविधान की बात की नहीं नहीं, ये सब जो आपने ठीक है, तो वो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ, इसके बाद देखिए संविधान के बाद दूसरा पॉइंट लिखवा देंगे, ठीक है? उतना विस्तार में नहीं लिख पाएंगे सीधे। देखिएगा संविधान की विशेषताएं, पहला पॉइंट लिखेगा लिखित संविधान। अब लिखित संविधान को मैं अलग से विस्तार में नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि उसे मैं संविधान बाद में लिख पा चुका हूँ। लिखित संविधान क्या होता है? अरे 2 दिन से यही चल रहा है, लिखित संविधान और लिखित संविधान, ठीक है? संविधान में लिखित संविधान क्या होता है, तो बहुत परेशान मत होइएगा। संविधान की विशेषताओं में पहला पॉइंट लिखेगा लिखित संविधान, ठीक है? हाँ, पहला बिंदु लिखित संविधान, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या लिखित संविधान अलग से लिखो? नहीं, कल लिखवा चुका हूँ। बोलो नहीं, मत लिखवाइए। लिखवा दो? कल लिखवाया था ना? चलो दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान, कल लिखित संविधान में काफी चीजें लिखवाई थी ना, तो सही से लिखनी है। दूसरा पॉइंट हो गया संघात्मक संविधान, इसमें लिखोगे हमारा संविधान संघात्मक ढांचे पर आधारित है। संघात्मक ढांचे पर आधारित है। जो मजबूत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को, जो मजबूत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को निर्धारित करता है। शक्तियों के विभाजन को निर्धारित करता है। न केवल इसमें संघीय विशेषता है, न केवल इसमें संघीय विशेषता है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण से अच्छा शब्द देखिए आवश्यक, दोनों में अंतर है। आवश्यक, महत्वपूर्ण काट आवश्यक
साथ ही साथ इसमें आवश्यक एकात्मक तत्व, साथ ही साथ इसमें आवश्यक एकात्मक तत्व की उपलब्धता है। एकात्मक तत्व की उपलब्धता है, देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि संघीय ढांचे की बात बताएंगे कि संघ का ढांचा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संविधान जिस तरह से शक्तियों का विभाजन करता है, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं किस गवर्नमेंट की ओर, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर थोड़ा झुकाव रहता है। कहीं ना कहीं हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ज्यादा मजबूत कर रही है। क्या मेरी बात सुनाई? और इसका बहुत अच्छा कारण मैंने आपको बड़कू और छोटू की कहानी सुना रखी, मेरी बात सुनाई? क्योंकि छोटू को कभी बदमाश निकल सकता है, हाथ से निकल सकता है, उसका घर ही आना बंद कर दे। क्या मेरी बात सुनाई? दोस्तों के रहना शुरू कर दे, अपने घर को अलग करने की मांग करे। लेकिन बड़कू समझदार है, उसके पास जिम्मेदारियां हैं, घर को घर समझता है कि मैं लीडर हूँ घर का, है ना, मैं बड़ा हूँ, मुझे समझदारी से काम लेना है। क्या मेरी बात सुनाई? समझ रहे हो ना? यानी कि जो छोटकू हैं, यानी कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, छोटकू, मेरी बात सुनाई? छोटकू अलग अलग जाने की डिमांड कर सकते, कभी पंजाब छोटकू एक है, खालिस्तान गवर्नमेंट की बात कर लिए, है ना, जम्मू कश्मीर एक छोटकू है ना, वो कभी कभी आतंकवादी हमला और सबको सपोर्टर इकट्ठा कर लेते हैं। क्या मेरी बात सुनाई? कुछ छोटकू उधर है, नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पूर्वी राज्यों में नहीं है, मणिपुर नागालैंड, है ना, वो सभी छोटकू हैं, वो सभी कहते हैं हम अलग होंगे, और पता नहीं जो विरोधी देश विरोध करता है बेसिकली, है ना, वो अलगाव की मांग कर रहे होते हैं। कभी कभी नीचे वाले छोटकू हैं, तमिलनाडु वगैरह, वो बोलते हैं हम द्रविड़ राष्ट्र बनाएंगे। तो बहुत सारे छोटकुओं से मिलकर बना देश है। क्या मेरी बात सुन रही? नहीं सर मेरी बात, अगर उन सब छोटकुओं की शक्ति ज्यादा हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। राष्ट्र जो है वो एक एकात्मक ढांचे में नहीं रह पाएगा, है ना, अलग अलग राष्ट्र बन जाएंगे, कई सारे राष्ट्र बन जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, मेरी बात सुन रही? ठीक है सर। तो इसीलिए हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक हमारे यहाँ जो ढांचा है, संघीय ढांचा है, वो किस तरह से है कि कहीं ना कहीं संविधान में जो शक्तियां दी जा रही हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को कुछ ज्यादा है और राज्य सरकारों को थोड़ा सा कम। क्या मेरी बात सुनाई? और आपातकाल की स्थिति में, विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार की सारी शक्तियां छीनी भी जा सकती है जरूरत पड़ने। क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने वहां पर लिखा है सिर्फ महत्वपूर्ण कटवाया, आवश्यक लिखवाया, यानी कि जब बहुत आवश्यक होगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण में अंतर है, मेरी बात नहीं? कहानी महत्वपूर्ण है कि आवश्यक है? आवश्यक है। रश्मिकांत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है? लग रहा है आवश्यक है, लेकिन अभी तक उसके बिना जी रहे थे, आगे भी जिंदगी काटी जा सकती है रश्मिकांत ने। अरे बोलो, महत्वपूर्ण है, मेरी बात सुनाई? अगर निकालना है यूपीएससी तो आवश्यक कर लिया। क्या मेरी बात सुनाई कि नहीं है? ठीक है, तो आवश्यक और महत्वपूर्ण में अंतर है। इसलिए मैंने वहां लिखा आवश्यक तत्व, यानी कि जब आवश्यकता एकदम पड़ जाए, जब कोई ऑप्शन ही ना बचे, तब ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र सरकार राज्य की शक्तियों का अपने में विलय कर ले, है ना, आपातकाल के टाइम पर ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है। अगर हो गए लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली देखो, मैंने एक चीज आपसे पूछी थी लेकिन आपने किसी ने बताया नहीं, ठीक है, बिना बोर्ड की ओर देखे, हालांकि आप बोल दिया तो देखी तो किसी बार देख ही लिया, बिना बोर्ड की ओर देखे बताओ, भारत एक गणतांत्रिक लोकतंत्र है या लोकतांत्रिक गणतंत्र है, और दोनों में क्या अंतर है? बिना देखे बोल रहे हो? लोकतांत्रिक गणतंत्र है या गणतांत्रिक लोकतंत्र है? क्या बोलना गलत सही है? सब शब्द लग रहा है कि सब एक ही जैसा, लेकिन सब एक जैसा है नहीं। समझा? क्या है? लोकतांत्रिक गणतंत्र है पक्का कि गणतांत्रिक लोकतंत्र है? क्यों प्रस्ताव में ऐसा लिखा गया, क्यों लिखा गया? चलो ठीक है, काफी थोड़ा बहुत सही होता है। और कोई ट्राई करेगा?
सर जो इलेक्शन होता है गणतंत्र के साथ उसमें सर जनता ही भाग लेती है। ठीक है, चलो। और क्यों लोकतांत्रिक गणतंत्र है, यानी कि आपके अनुसार लोकतंत्र ज्यादा है या गणतंत्र ज्यादा है? लोकतंत्र ज्यादा है। ये बात आपको पूरी का समझ रहे हैं? एकदम मैं भी एग्री उस पर। लेकिन क्यों, आपको क्यों लगता है कि लोकतंत्र ज्यादा है गणतंत्र कम है? संविधान असल नहीं है। ठीक है, और बताओ थोड़ा सा। नहीं बता रहे। असल में लोकतांत्रिक प्रवृत्तियां देश में ज्यादा है। क्यों कारण है बता रहा हूं। गणतांत्रिक जो देश होता है ना, उसमें ज्यादा मजबूत गणतंत्र उसे बोलते हैं जब प्रत्यक्ष रूप से जनता जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के लिए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, यानी कि चुनाव में भाग ले और सीधा राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाए। क्या आप लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हो? आप में से कितने लोग जो राष्ट्रपति चुनाव में जाते हैं? किसे बुलाया जाता है? क्या हाथ खड़ा कर रहे हैं? नहीं जाते हैं? समझ आ रहे हैं? नहीं जाते ना? अरे बोलो, नहीं जाते। यानी कि गणतांत्रिक व्यवस्था तब ज्यादा मजबूत होती, गणतांत्रिक व्यवस्था तब ज्यादा मजबूत होती जब हम प्रत्यक्ष रूप से देश का जो सर्वोच्च इंसान है, मेरी बात नहीं, सरकार का जो सर्वोच्च इंसान है उसके निर्वाचन में भाग ले रहे होते। क्या मेरी बात समझ आ गई? इसीलिए गणतंत्र तो है लेकिन लोकतंत्र पहले है फिर गणतंत्र। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यानी कि देश में लोकतांत्रिक मूल्य ज्यादा है, लोकतांत्रिक प्रवृत्ति ज्यादा है संविधान में, और गणतांत्रिक प्रवृत्ति कम है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? मेरी बात समझ आई? लोकतांत्रिक प्रवृत्ति क्या है कि आप जो सरकार चला रहे हैं उसके इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्टली लोकसभा के इलेक्शन में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग भाग लेते हैं। लेकिन जो सबसे ऊपर बैठा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो देश का हेड है यानी कि राष्ट्रपति, उसके इलेक्शन में आप सीधे तौर पर भाग नहीं लेते हैं। यानी कि गणतंत्र है क्योंकि आप अप्रत्यक्ष रूप से आप कर रहे हैं, आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही आगे चलकर राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली आप नहीं चुन रहे हैं। इसीलिए गणतांत्रिक सीमित गणतंत्र। क्या मेरी बात नहीं? या जितना गणतंत्र नहीं है उससे कहीं ज्यादा लोकतंत्र। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे देश क्या होते हैं? लोकतांत्रिक गणतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी बात समझ आई? समझ आ गए? चलो नोट करोगे। भारत एक क्या कुछ नोट किया अभी तक? लोकतांत्रिक गणतंत्र, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। लोकतांत्रिक गणराज्य है या गणतंत्र है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संसदीय प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख और प्रधानमंत्री का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख, जिसमें राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, कॉमा, ऐसे तंत्र की स्थापना करता है, ऐसे तंत्र की स्थापना करता है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो अपने अकॉर्डिंग सही करिएगा। ऐसे तंत्र की स्थापना करता है। ठीक, समझ आ गया? भारत में लोकतंत्र के मूल्य ज्यादा है और गणतंत्र के मूल्य कम है। क्यों समझ आ गया? क्योंकि भारत में किसी भी हाल में या किसी भी रूप में आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कोई समस्या तो नहीं है इसमें? ठीक है, आप सरकार को चुनते हैं, जो सरकार देश चलाएगी, जो कि
प्रेसिडेंट के अंडर में काम करे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा लिखिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार, ये हम संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस देश का संविधान सबसे छोटे संविधान में से एक है? यूएसए, है ना? आपको पता है वहां पर मौलिक अधिकार ये नहीं है, वहां पर मौलिक अधिकार तो बड़े कम आर्टिकल, बिल ऑफ राइट्स है, लेकिन उसमें कमी चीजें लिखी है। वो मानते हैं कि जो चीजें नहीं लिखी है वो भी हमारा राइट है। मेरी बात से वो सारी नेचुरल राइट में आता है, करेक्ट है ना? वो सारी चीजें प्राकृतिक अधिकारों में आती है जो चीजें लिखी नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे विकास हो रहा है, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है, वैसे वैसे संविधानों में अधिकारों का परिप्रेक्ष्य बढ़ाने का क्या कह सकते हो, बढ़ाने की घटना ज्यादा हो रही है। मेरी बात में लगातार जो नए संविधान लिखे जा रहे हैं उसमें मूलभूत अधिकारों का परिप्रेक्ष्य बढ़ाया जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो उनका 250 साल पुराना है ना? तो उसमें मूलभूत अधिकार थोड़े कम है। हमारे 75 साल पुराना है, तो हमारे में मूलभूत अधिकार थोड़े ज्यादा है। और साउथ अफ्रीका में जो नया वाला संविधान आया है वो और नया है, तो उसमें मूलभूत अधिकार बहुत ज्यादा है। अरे बोलो, बहुत सारे अधिकार, राइट टू डिग्निटी बताया था, बड़ा मुझे स्पेशल लगता है आपको, राइट टू डिग्निटी बताया था, स्पेशल लगता है ना? आत्मसम्मान का अधिकार, ठीक है? देश में पंखा नहीं चल रहा है, बिजली नहीं आ रही है, मेरी बात सुनाई? मेरे आत्मसम्मान में कमी आ रही है। क्या मेरी बात सुनाई? तो साउथ अफ्रीका के संविधान ने अपने देश के नागरिकों को यह अधिकार दे रखा है। क्या मेरी बात है कि आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है। हालांकि हम लोग भी उसकी बात करते हैं, लेकिन हम लोग उसकी बात राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत करेंगे जब करेंगे, ठीक है? अलग से नहीं कर सकते। इतना समझ आ गया? तो देश में मौलिक अधिकारों की क्या आवश्यकता होती है बताओ? बहुत सिंपल सी बात है, संविधान लिखने का मूल कारण ही यही था। मेरी बात सुन रहे? संविधान लिखने का मूल कारण ही क्या था कि देश के नागरिकों को कुछ अधिकार मिले जो अधिकार अभी तक नहीं मिल पा रहे थे, या किसी तरह से लगातार बदलती हुई सरकार या बदलते हुए जो प्रावधान या अधिनियम आ रहे थे उसकी वजह से उन अधिकारों पर लगातार अतिक्रमण होता जा रहा था। क्या आपने रॉलेट एक्ट का नाम सुना है? नहीं सुना? रॉलेट एक्ट का नाम किसने किसने रॉलेट एक्ट का नाम नहीं सुना? अभी तो मैंने बोला, अभी तो सुना होगा। सुनो ध्यान से, जो क्लास में सुनो, सुना? हाँ सुना है, अभी तो बोला। मेरी बात सुनाई? कुछ पता है? नहीं आता है, क्योंकि बताएं जी बोलो, ठीक है? रॉलेट एक्ट में क्या था कि जहां पर भी कुछ ज्यादा लोग इकट्ठा है वो लोग अपना कोई संघ निर्मित नहीं कर सकते। क्या मेरी बात सुनाई? अपना कोई संगठन नहीं बना सकते, क्योंकि वो संगठन बना रहे हैं और आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमला न कर दिया, उन्हें बात डर था। साथ ही साथ लाइसेंस नहीं लग सकते। इसके अलावा एक बहुत कठोर प्रावधान था उसमें, है ना, कि कभी भी गवर्नमेंट जो है वो आपको बिना मजिस्ट्रेट, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी अफसर जहाँ लगता है वहां हो जाता है, बिना मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने की बाध्यता रहे, है ना? आपको जो सरकार, आपकी सरकार है, पुलिसकर्मी जो है वो बंद कर सकता है अगर उसे जरा सा भी शक हो रहा है कि आप किसी विरोधी, देश विरोधी या उस समय ब्रिटिश शासन विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। तो आपको यह अधिकार भी आपसे छीन लिया गया कि आप मजिस्ट्रेट के सामने आप अपनी बात रखें और अपने आप को बेगुनाहगार साबित करें। क्या मेरी बात सुनाई? ये बहुत बड़ा अधिकार था ना? वैसे तो किसी को भी पकड़ ले जाओ, बोल दो ये देश ब्रिटिश शासन विरोधी काम कर रहा है। क्या मेरी बात सुनिए? बिना एविडेंस से पकड़ ले जाओ, साल भर बंद रखो, और साल भर के बाद मजिस्ट्रेट के सामने जब लाओगे तो मजिस्ट्रेट बोलेगा कोई कल सबूत ही नहीं है, जाने दो उसे, तो साल भर 2 साल वेस्ट हो गया ना हमारा। क्या मेरी बात सुनिए? तो रॉलेट एक्ट ने ऐसा कर रखा था। तो क्या ऐसे में देश के नागरिकों की स्वतंत्रता बात नहीं हो रही थी? हो रही थी। मेरी बात सुनिए? आज के समय में क्या है कि अगर कोई पुलिसकर्मी आपको बंद करता है, हिरासत में लेता है, तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा क्यों बंद किया हुआ। अगर नहीं दे पा रहा है कारण, तो हो सकता है कि उसे अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा। नहीं समझ पाएगा, उसकी जॉब भी चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन रॉलेट एक्ट के समय ऐसा नहीं था। क्या मेरी बात क्लियर है?
तो मेन प्रॉब्लम ये थी कि लगातार आते हुए अधिनियम जो है वो भारतीयों के अधिकारों पर कब अतिक्रमण करने रहे थे, ऐसा भारतीयों को पता भी नहीं चला। क्या मेरी बात सुन रहे? यानी कुछ तो मूलभूत अधिकार होने चाहिए ना, अरे बोलो। कुछ मूलभूत अधिकार होने चाहिए जिसे बदलती हुई गवर्नमेंट, शासन, प्रशासन कभी भी अतिक्रमण ना कर दे, कभी भी खत्म ना कर दे। क्या मेरी बात सुन रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो संविधान में कुछ मौलिक अधिकारों की बात की गई। हर एक देश के संविधान में, देश का संविधान लिखा ही जाता है, इसलिए मुख्य लिखने का कारण ये होता है देश की परिभाषा तो कोई सी बात नहीं होता तो भी काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन लिखने का मुख्य रूप से कारण क्या होता है कि नागरिकों को अधिकार मिले। क्या मेरी बात में अगर ये पूछा जाए कौन सा एक भाग है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो पार्ट 3 जिसमें मूलभूत अधिकार, कौन सा एक पार्ट है संविधान में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो मौलिक अधिकारों का भाग हो जाएगा पार्ट 3। कोई दिक्कत नहीं? भाग 3 कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है। अब मौलिक अधिकार भी कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना। जैसे एक है समानता का अधिकार, लिखा हुआ है शुरुआत में, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कि हम सब समान हैं, सब समानता समझ रहे हो ना, इक्वालिटी, ठीक है। किन मामलों में समान है और किन मामलों में असमान है। समानता का अधिकार ये बोलता है कि धर्म, लिंग, जाति, क्षेत्र, जन्म के स्थान या वर्ग के आधार पर या व्यवसाय के आधार पर भी किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। भेदभाव नहीं होता आपके साथ, नहीं होता है। अभी तुम लोग आए तो मैं नहीं खड़ा हुआ, क्या सब बच्चे बैठे थे। अभी देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ जाए, देखो प्रधानमंत्री छोड़ो, प्रधानमंत्री तो बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट है। अभी वहां से उसी गेट से अभी आकाश अंबानी और राधिका मर्चेंट आएंगे, है ना। विवादित जोड़ा, आप लोगों से आशीर्वाद मांगेंगे, हम लोग क्या आशीर्वाद देंगे, ठीक है। तो बताओ कि आप लोग खड़े हो जाओ, अपनी सीट से खड़े हो। अरे छोड़ो, ठीक है, खड़े सीट के ऊपर खड़े हो, देखने के लिए नहीं खड़े हो, अच्छी बात है, मुझे पता है कि क्या करोगे। मेरी बात सुन रहे? समानता का अधिकार है, सच में समान है देश के नहीं है, क्योंकि समानता ऑफकोर्स से अपेक्षित नहीं की जा सकती। समाज से कि समाज का वर्ग तुरंत ही एक समान में आ जाए, लेकिन फिर भी कानूनी दायरे या संविधान इस तरह की मांग करेगा या इस तरह के समाज के निर्माण को प्रोत्साहन देगा कि सभी लोग समान रूप से या समानता फील करें। क्या मेरी बात नहीं? हमें पता है हम सब असमान, क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन फिर भी जो कुछ आवश्यक चीजें हैं उन मामलों में हमें समानता का प्रावधान हो। क्या मेरी बात नहीं? आकाश अंबानी भी किसी की किलिंग कर दें या मर्डर कर दें तो उनके ऊपर भी वही चलेगा केस, जो अगर आपने किसी की किलिंग या मर्डर कर दिया तो आप पे चलेगा। क्या मेरी बात नहीं? यह होता है समानता का अधिकार। मेरी बात है, दोनों लॉ की नजरों में, कानून के नजरों में, संविधान की नजरों में एक समान। नहीं समझे बात? समझे आगे? तो समानता का अधिकार इस बारे में पुष्टि करता है कि चाहे कितने भी अंतर हो नागरिकों में आपस में, भले या समान हो, लेकिन संविधान अपनी ओर से कोशिश करेगा, लॉ के नजरिए से कोशिश करेगा, कानून के नजरिए से कोशिश करेगा कि सभी नागरिकों में समानता हो। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और समानता को प्रोत्साहित भी करेगा, समानता को प्रोत्साहित भी करेगा। आप सुनते हो ना, अक्सर आता है कि आईएएस अफसर जो नीली बत्ती है, नीली बत्ती हटाए अपने गाड़ी से, ये लाल बत्ती लगा के घूम रहे हैं, हटाए। क्यों बोलते हैं? क्यों ऐसा बोलते हैं? सुना वो तुम लोगों ने, है ना? कई लोगों तो बदी एकदम हो चुकी है, अरे नीली बत्ती नहीं लगाने दे रहे आजकल, है ना। नीली लाल बत्ती कुछ नहीं, लाल बत्ती नहीं लगा दे, नीली बत्ती हटा दी, लाल बत्ती लगा दी, ऐसा नहीं है। अपनी निजी गाड़ियों में अब आईएएस अफसर अक्सर नीली बत्ती या लाल बत्ती नहीं लगा सकते, इतने आराम से लगा सकते, बहुत मुश्किल है। मेरी बात सुने? अगर सेक्रेटरी लेवल पहुंच गए हैं तो लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा पाएंगे आराम से। क्यों निजी गाड़ियों में भी, और निजी गाड़ी में लगा सकते, वैसे तो और बताओ, पहले निजी गाड़ी में लगा घूमते थे। पहले अगर आईएएस का माली भी है ना, ठीक है, माली सबसे अपना गाड़ी लगा, उसने भी कुछ ले रखा है मान लो, या उसके गांव में कोई ले रखा है, उसके गांव में जो पड़ोसी है वो भी अपने कार में लिखवा देता है। मेरी बात सुनाई कि नहीं है? ठीक है, डीएम के माली के पड़ोसी, मेरी बात सुनाई, वो भी नीली बत्ती की डिमांड कर रहे हैं। क्या मेरी बात सुनाई कि नहीं है?
लेकिन सरकार ने कुछ अवधारणा देखी कि बहुत ज्यादा अपने प्रिविलेजेस का वो चीजें जो उन्हें दी गई है उसका दुरुपयोग हो रहा है अनावश्यक। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? और इसी वजह से उनसे नीली बत्ती और लाल बत्ती कम करने की मांग हुई और अब काफी कम प्रश्न में आप देखोगे मेरी नौकरी की जो प्राइवेट गाड़ी है उससे नीली बत्ती और लाल बत्ती गायब हो चुकी है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? क्यों? इसी समानता के अधिकार की वजह से। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। अगर कोई विशेष काम है तो जो गवर्नमेंट द्वारा गाड़ी दी गई है उससे काम करें। निजी गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, ऊपर लाल बत्ती लगा रखी है, क्या ये सही है ना? पक्के आएंगे हमारी गाड़ी हमारे स्कूटी में ठोक देंगे, तब लाल बत्ती रहेगा कुछ बोल नहीं पाएंगे। अरे बोलो, मेरी बात सुन नहीं है? ठीक है, तो समानता अधिकार कहाँ मिल रहा है? मुश्किल हो जाएगा ना। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अपनी प्रिविलेजेस का, अपनी प्रिविलेज यानी कि जो एक्स्ट्रा चीजें आपको मिली हुई है किसी पद पर रहने की वजह से, उनका दुरुपयोग ना हो, समानता का अधिकार इसकी भी रक्षा करता है। क्या मेरी बात सुन रहे? अरे बोलो, सुन रहे? चलो अगला लिखा, क्या लिखा हुआ है? काफी डीप में पढ़ेंगे सबके बारे में। लिख लो अभी, लिखो। संविधान नागरिकों के चेंज करवाऊंगा कि तरह से 6 मौलिक अधिकार, नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। सर 7 थे बीच में, बताऊंगा। देखो, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ब्रैकेट में अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, अनु डॉट करके कर लो, पूरा बड़ा बड़ा लिखो, पूरा लिखो। दूसरा लिखो स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, दूसरा लिखो स्वतंत्रता का अधिकार, पूरा मत लिखो, स्वतंत्रता करके बस लिखो स्वतंत्रता, ब्रैकेट में अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा लिखो शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अब ये सारे अधिकार डीप में पढ़ेंगे इसलिए बहुत ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे दिया ताकि थोड़ा समझ में आ जाए कि क्या होगा उसमें। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण का अधिकार मत लिख लेना, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। लिखिए, इन सारे अधिकारों के बारे में हम काफी गहन चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया समानता के अधिकार के बारे में। शोषण आप समझते ही हो, है ना? बाकी बारे में बात करेंगे, तो सब करना है, ठीक है। अगला लिखोगे, अगला लिखोगे, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल क्या है? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? पार्ट या भाग 4, ठीक है, जिसमें क्या दिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह 2 भाग संविधान के सबसे प्रमुख भाग हैं, है ना? और इनका महत्व इतना ज्यादा है कि इनके बिना किसी भी देश का कोई भी संविधान अधूरा है। हमारे देश में एक राज्य नीति निर्देशक एक्स्ट्रा है ना? बहुत सारे देश में नहीं होते हैं, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह अलग से राज्यों को, सरकारों को गाइडलाइन दे रहा है, निर्देश दे रहा है कि जितनी भी योजनाएं बने, जितनी भी स्कीम्स बने, जितनी भी पॉलिसीज बने, समझ रहे हो ना, उनका क्या स्वरूप होना चाहिए, उनकी दिशा क्या होनी चाहिए। मेरी बात समझ? एक तरह से दिशा निर्देशक किस दिशा में जो पॉलिसीज हो वो बनाई जाए, योजनाएं बनाई जाए। देखो फिर आज के निर्देशक अभी सबके बारे में डीप में बात कर रही है, थोड़ा सा आइडिया लेके छोड़ रहे हैं, ठीक है। देखो, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4, ब्रैकेट में भाग 4, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ब्रैकेट में भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51, 36 to 51 का प्रावधान दिया गया है, जो सरकार को सामाजिक,
जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए निर्देश देते हैं। अगले में होगी मौलिक कर्तव्य। सरकार को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का निर्देश है। ठीक है, थोड़ा देख लिखो भाई। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिखिएगा। मौलिक कर्तव्य क्या होता है, कहां से लिया था बता चुका हूं। यूएसएसआर, सोवियत रूस से लिया, सोवियत संघ से लिया गया है ना। सोरेनस्की कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद दिया गया था, 1976 में लागू हुआ है ना। और इससे एक नया भाग बना है, पार्ट 4 भाग 4। ठीक है, लिखिएगा। देखिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का ब्रैकेट में भाग 4A भाग 4 लिखेगा। रोमन नंबर 4 लिखेगा ना, 4A लिख दूं मैं। भाग 4A ब्रैकेट में अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 51A का प्रावधान किया गया है, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि संविधान सर्वोच्च है? किसने बताया? सर ने? बताओ। भारत का संविधान सर्वोच्च है? नहीं लिखा गया है। तो कल को टीचर अगर गया हो जाए रश्मिकांत समेत, तब कैसे बात कैसे जस्टिफाई होगी संविधान सर्वोच्च? क्योंकि सर इसमें जो मतलब अधिकार दिए गए, जो मतलब एक सेकंड, हाँ बताइए। अप्रत्यक्ष तरीका, यह बहुत कठिन चीज। कैसे बताया? इनडायरेक्टली कैसे बोल रहे हैं? संविधान वाले काम में आप बोल रहे हैं, नहीं हमें गुपचुप तरीके से व्हाट्सएप कर रहे हैं। बताओ संविधान सर्वोच्च कैसे बना? मैं तो बताऊंगा। इसमें तो सर नागरिकों को जो सर अधिकार दिए गए। I am not interested in the answer. I am also interested in the process. तुम कितना सोच रहे हो, किस दर तक जा रहे हो, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट उसमें, समझ रहे हो ना? डायरेक्ट आंसर मेरा कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब बताओ, मैं देखा था तुम्हें सोचने का तरीका क्या है, तुम कहाँ तक जा रहे हो? हाँ बताओ। इसमें सर जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, मतलब बहुत ही अच्छे, मतलब कि वो अपना जीवन जो मतलब जी सकते हैं जिस तरीके से गरिमापूर्ण जीवन, मतलब उसके लिए जो मतलब जितने भी नियम अच्छे नियम वो दिए गए हैं। ठीक है, संविधान में मूलभूत अधिकारों के बारे में बात की है। ठीक है, अच्छी बात है। जैसे संविधान सर्वोच्च हो गया, क्या ब्रिटेन का संविधान, क्या ब्रिटेन में जो अनरिटन संविधान है, हाल ही जो संविधान है, क्या वो अपने नागरिकों को अधिकार नहीं दे रहा है? दे रहा है। लेकिन क्या वहाँ पर संविधान सर्वोच्च है? नहीं। वहाँ पर कौन सर्वोच्च है?
सर जैसे कि जिसके लिए बनाते हैं, जिसके लिए सर बनाते हैं सर, जनता, सर भारत में सारी शक्तियां संविधान के द्वारा दी जाती है। यही आपसे सुनना चाह रहा था कि भारत में जितनी भी शक्तिशाली चीजें, जितने भी शक्तिशाली पद हैं, उन्हें शक्तियां प्रदत्त कौन कर रहा है भाई? संविधान। नहीं समझ पा रहे हो? संविधान ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर से आगे बिजली, जैसे चल रहा है पंखा, लाइट, स्मार्ट बोर्ड। हाँ? कहाँ से तो क्या हुआ? कहाँ देखने लिखा क्या है हुआ? भाई? है ना? सॉरी मौलिक अधिकार पढ़ चुका है ना? देखिए क्या हुआ। अब बताओ, पूछ रहा हूँ कि संविधान सर्वोच्च क्यों है? बता नहीं पाए मेरे तुम लोग, और काफी निराश हो रहा है। केवल एक ने सही बताया, और वो आगे जा रहा है, एक लोगों ने बोल दिया कि वो देख के बताया। ये भी हमारे बराबर ही है। थोड़ी सी उम्मीद जागी थी कि चलो एक तो है, फिर मैंने ये भी हमारे बराबर है। बहुत उम्मीद बाकी है। बताओ संविधान की सर्वोच्चता क्यों है? क्योंकि ये एकदम सही बात है कि संविधान ही सबको शक्तियां दे रहा है, शक्तियों का प्रदाता है। मेरी बात सुने, चाहे पीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, सबको शक्तियां प्रदान कौन कर रहा है? संविधान। वो संविधान को शक्तियां नहीं प्रदान कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट बात है? क्योंकि ब्रिटेन में और कुछ यूरोपीय देश में ऐसा नहीं है। मेरी बात सुने, ब्रिटेन में, म्यांमार में, नेपाल में भी क्या होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स होते हैं, जो सर्वोच्च हेड, समझ लो ना, जो संवैधानिक प्रमुख है, या जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो शासन प्रमुख है, वो संविधान को शक्तियां दे रहे हैं। मेरी बात सुने, कभी संविधान की शक्तियों को बढ़ा रहे हैं, कभी संविधान की शक्तियों को घटा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अल्टीमेट सोर्स कौन है? संविधान। क्या मेरी बात सुनाई? सबसे अंतिम सोर्स वही है जिससे शक्तियों को जिससे शक्तियां मिल रही है सबको, जिससे शक्तियों का बंटवारा हो गया, बोल रहे जो भी बोल, से शक्तियां बंट रही है सबको। सारे पदों में शक्तियां जा रही हैं, चाहे केंद्र सरकार के पास, चाहे राज्य सरकार के पास, चाहे पीएम के पास, चाहे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास, जितने भी संवैधानिक पद है उसमें से किसी के भी पास जो शक्तियां जा रही हैं वो किसी वजह से जा रही है? संविधान की वजह से जा रही है। इसलिए संविधान सर्वोच्च है। कहीं लिखा नहीं हुआ संविधान सर्वोच्च है। मेरी बात सुनाई? कहीं लिखा नहीं हुआ संविधान सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी निर्णय में बोला संविधान सर्वोच्च है। लेकिन कोई भी पीएस, कोई भी संवैधानिक पोस्ट पर काम करने वाला आदमी उन्हीं नियत सीमाओं में काम करेगा जो संविधान द्वारा दी गई है। उसकी वही पावर है, उससे ऊपर की पावर नहीं है। और ये दिखाता है कि संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि वो पावर डिसाइड कर रहे हैं कि तुम यही करोगे, तुम पीएम हो तुम यही करोगे, तुम प्रेसिडेंट हो तुम यही करोगे। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? अरे बोलो सन्या। तो संविधान की सर्वोच्चता का यही कारण है। याद रखना इस बात को कि हमारे यहाँ संविधान लिखा गया। अब ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में संविधान कैसा है? लिखित या अलिखित? अलिखित है। मेरी बात सुनाई? और अगर अलिखित संविधान है, यानी कि बार बार, कई बार, जल्दी जल्दी बदला जा सकता है। यानी कि अगर संविधान इतना मजबूत होता तो क्या अपने आप बदल देता? मेरी बात सुन आ रही है? इसीलिए ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। क्या मेरी बात सुनाई? कोई समस्या नहीं है इसमें? ठीक है, नोट करिए इसे। देखिए संविधान की सर्वोच्चता। और अगर संविधान द्वारा शक्तियां जो है, सुनो मेरी बात में, अगर संविधान द्वारा जो शक्तियां हैं, अगर वो संविधान के द्वारा जो शक्तियां दी गई हैं, भगवान तुम्हारी दुआ सुन है, अगर संविधान में जो शक्तियां दी गई है, अगर कोई संवैधानिक पद पर उपस्थित व्यक्ति अगर उस सीमा रेखा का उल्लंघन करता है, तो क्या हम न्यायपालिका के पास भी जा सकते हैं? जा सकते हैं। या अगर कोई बिल बन रहा है, कोई नियम बन रहा है जो उस संवैधानिक सीमा का उल्लंघन कर रहा है, तो वो अपने आप पास नहीं होगा, उसे न्यायपालिका खारिज कर देगी, निरस्त कर देगी। क्या मेरी बात सुनना आ रही है? अरे बोलो, मेरी बात सुनाई? यह दिखाता है कि संविधान सर्वशक्तिशाली है, क्योंकि संविधान वो सीमाएं भी तय कर रहा है जहां तक की शक्तियों का उपयोग शासन कर सकता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? या शासन पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी शासन का व्यक्ति
कर सकता है। कोई समस्या तो नहीं है इसमें? चलिए नोट करिएगा, जल्दी नोट करिए। भारतीय संविधान सर्वोच्च कानून है जिसके तहत संसद, भारतीय संविधान सर्वोच्च कानून है जिसके तहत संसद और विधानसभा मंडल, जिसके तहत संसद और विधानसभा मंडल बनाए जाते हैं। और उनके द्वारा यदि बनाया गया कोई कानून, और उनके द्वारा बनाया गया कोई कानून यदि संविधान का उल्लंघन करता है, यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। देखिए अगला लिखिएगा स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस संविधान से दिया गया है? किस देश के संविधान से? अमेरिका से। वेरी गुड। लेकिन अमेरिका में सुनो, अमेरिका में न्यायपालिका ज्यादा स्वतंत्र है। मेरी बात नहीं, भारत की न्यायपालिका के पास भी अधिकार है, लेकिन इनको अधिकार एक्सप्लोर दिए जा रहे हैं कि किन किन अधिकारों का वो उपयोग कर सकते हैं। मेरी बात सुनाई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? भारत में ऐसा बोलते हैं जो न्यायपालिका भी अपनी शक्तियां कहां से पा रही है? संविधान से जो पा रही है। न्यायपालिका भी अपनी शक्तियां संविधान से पा रही है, यानी कि संविधान न्यायपालिका से भी ऊपर नहीं है? है ना? है। भारत में संविधान जो है वो न्यायपालिका से भी ऊपर, वो न्यायपालिका की भी शक्तियों का प्रदाता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनाई? यूएसए में जो न्यायपालिका है वो संविधान के, वैसे तो संविधान के नीति जो संदर्भ लिखे उसी के अंतर्गत काम करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका और संविधान बराबरी के स्तर पर, वहां न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। यूएसए में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में किसी सर्वोच्चता बताया? संसद का हेड क्राउन, इसलिए क्राउन, लेकिन संसदीय सर्वोच्चता है वहां। और भारत में कौन सर्वोच्चता है? संविधान। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? चलिए लिखिएगा स्वतंत्र न्यायपालिका। लिखिएगा, लिखो पहले स्वतंत्र न्यायपालिका लिखो। सर्वोच्च न्यायालय, कॉमा, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, संविधान की व्याख्या और संरक्षण करते हैं। आगे लिखिएगा, यह एक स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका का चिन्ह है। यह एक स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका का चिन्ह है। अब इसके बाद लिखिएगा न्यायिक समीक्षा। जिस चीज को, अच्छा एक चीज बताइए, क्या देखने के अंतर से
क्या शब्दों के अंतर से क्या नजरिए का अक्सर नहीं बदल जाता है? बदल जाता है। मैंने मान लीजिए कुछ पैसे कमाए और उसके बाद मैंने अपने दोस्तों पर या फालतू चीज़ों पर नहीं खर्च किए, मेरी बात सुने, तो अपने अकॉर्डिंग तो मैं सेविंग कर रहा हूँ, मेरी बात सुने कि नहीं, बचत कर रहा हूँ, बचत करने वाला व्यक्ति, लेकिन मेरे दोस्तों के अकॉर्डिंग कंजूस है, ऐसे तो सीधे बोल सकते, ठीक है, अपने दोस्तों के अकॉर्डिंग क्या है, कंजूस है, काम तो नहीं हो रहा है, नहीं कर रहे हैं, है ना। मैं तुम्हें एक कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी यही न्यायिक समीक्षा वाली बात जो है वो किसी किसी न्यूज़पेपर में न्यायिक अतिरेकता से लिखी है। मेरी बात सुने भाई, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बिल जो पास हो रहे हैं वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जाए, यानी कि न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी समीक्षा करे। मेरी बात सुनाई, कहीं अलग से कोई प्रावधान है, कहीं अलग से लिखा नहीं होता। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। तो कभी कभी मीडिया वाले इसे बोलते हैं न्यायिक अतिरेकता, यानी कि न्यायपालिका अपनी शक्तियों का क्या कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, और उसे रोकने वाला कोई है नहीं। मेरी बात सुनाई, उसे जिस तरह से रोका जाना चाहिए था उस तरह से रोक नहीं पाते, चाहे लेजिस्लेटिव, चाहे विधायिका हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो। मेरी बात समझ आ रही है? चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, शायद न्यायपालिका को रोकने में असमर्थ है। क्या मेरी बात नहीं? वो विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत ही काम करती है। इस आधार पर कई बार मीडिया वाले क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा को न्यायिक अतिरेकता का भी नाम देते हैं। मेरी बात सुनाई, जुडिशियल रिव्यू को जुडिशियल ओवररीच का नाम देते हैं। ओवररीच यानी कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल में उनका क्या रोल, बिल को निरस्त कर दे रहे हैं, बिल में न्यायपालिका का क्या रोल? क्या मेरी बात समझ? कोई प्रावधान लाना है नहीं लाना, उसमें न्यायपालिका का काम है, जो है अवेलेबल उसके आधार पर न्याय दे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा कई बार न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में बोला जाता है, लेकिन फिर भी न्यायिक समीक्षा बहुत जरूरी फीचर है, क्योंकि अगर न्यायिक समीक्षा नहीं रहेगी तो अगेन संविधान का कमजोर हो जाएगा। कैसे कमजोर होगा? क्योंकि जो बिल है, जो अधिनियम लाए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा, है ना, वो कभी भी लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर सकते हैं, उन्हें छीन सकते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं। तो लगातार न्यायपालिका क्या करती है, आते हुए बिल की न्यायिक समीक्षा करती रहती है कि कहीं लोगों के अधिकारों का हनन तो ना हो। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है? नोट करिएगा, न्यायिक समीक्षा। ठीक है। भारतीय न्यायपालिका अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कानूनी कार्यों अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कानूनी और सरकारी कार्यों की का इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए कानूनी और सरकारी कार्यों की तथा अधिनियमों की कानूनी और सरकारी कार्यों की तथा अधिनियमों की समीक्षा कर सकती है और उन्हें अवैध घोषित कर सकती है यदि वे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। अगला नोट करिएगा, संसदीय प्रणाली। देखिएगा, देखिएगा, भारतीय संविधान
भारतीय संविधान ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को, ऐसे मत लिखिए, भारतीय संविधान ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रेरित है, संसदीय प्रणाली से प्रेरित है, जिसमें राष्ट्रपति नाममात्र प्रमुख, नाम का केवल, ठीक है, नाममात्र प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होता है। कार्यकारी प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। संसद में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना, सब कुछ मंत्रिपरिषद उसके लिए जिम्मेदार है। कोई दिक्कत तो नहीं है, संसद के लिए जिम्मेदार होती है। इसे अंडरलाइन करिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो है वो पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन आए एग्जाम में, समझ लो। इस एक बात से पता नहीं कितनी बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा होगा, याद ही नहीं, मतलब 7 से 8 बार, ठीक है, याद रखना इसे। बाकी इसे ऐसे ही याद करूँगा, अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ही याद करूँ। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। अगले हो गए गणतांत्रिक तंत्रात्मक स्वरूप, लिखोगे सीधे लिखो या तो गणतंत्र, या तो ऐसे लिखो गणतंत्रात्मक स्वरूप। चलो देखो, गणतंत्रात्मक स्वरूप आपको समझ में आ गया। गणतंत्र वाला पूरा पार्ट, भारत में गणतंत्र ज्यादा है, लोकतंत्र ज्यादा है? लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से हम जो प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। देखोगे, भारत एक गणराज्य है, भारत एक गणराज्य है। तो स्टॉप यहाँ पर राज्य का प्रमुख, यहाँ पर राज्य का प्रमुख ब्रैकेट राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्य का प्रमुख ब्रैकेट राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। अगला लिखोगे, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, ठीक है। केंद्र भी लिख सकते हो अगर दिक्कत नहीं है, केंद्र और राज्यों की बात वही है, ठीक है। क्योंकि लिखा होगा भारत क्या है, राज्यों का संघ, भारत संघ है, इसीलिए संघ लिखा है, ठीक है। अभी कल भी आपने बजट डिस्कशन अगर पढ़ा होगा, मतलब सुना होगा शायद, है ना, मैं थोड़ा सा पार्ट भी डाला था उसका। राघव चड्ढा का एक डिस्कशन आया था बजट पे, सुना था आप लोगों ने? संसद टीवी पे, यूट्यूब पे चलता संसद टीवी, सुना तो वो सबसे जवाब ऐसा अधिक नहीं बढ़ गया सर। हाँ, उसमें इस बात पे दोबारा जोर देते हो कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ। मेरी बात सुनाई? विपक्ष वाले बातें बहुत जोर देते हैं भारत राज्यों का संघ है, लेकिन तभी तक जोर देते हैं जब तक वो पक्ष में नहीं आते। मेरी बात सुनाई? एक बार केंद्र में बैठ गए, उसके बाद भूल जाते कि भारत राज्यों का संघ है। मेरी बात सुनाई कि नहीं है? ठीक है। देखो, संघ और राज्यों की भी शक्तियों का वितरण। देखो, संविधान संघ और राज्य, संविधान संघ और राज्यों के बीच
शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है। स्पष्ट विभाजन करता है जो कि तीन सूचियों में ब्रैकेट में लिखोगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो कि तीन सूचियों में ब्रैकेट बंद करोगे उल्लिखित है, वर्णित है या उल्लिखित है। ठीक है, अब बताने की जरूरत है सर। संघ सूची में कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची में कौन बनाएगा? समवर्ती सूची में कौन बनाएगा? दोनों एक साथ ही दोनों बना सकते हैं मिलकर बनाते हैं। सर, दोनों बना सकते हैं। मेरे के नहीं बना, दोनों में से कोई भी बना सकता है। मेरी बात सुनाई, दोनों में से कोई बना सकता है। और अगर कभी भी राज्य के द्वारा बनाया गया कानून अगर केंद्र के द्वारा बनाए गए प्रावधानों से विरोधाभास में है तो केंद्र के बनाया गया प्रावधान मान्य होगा। मेरी बात सुनाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? राज्य द्वारा बनाया गया प्रावधान क्या हो जाएगा? अवैध घोषित हो जाएगा। नहीं बात सुनना, दोनों मिलकर नहीं बनाते हैं, दोनों में से कोई भी बना सकता है। ऐसी सूची हो, ऐसी शक्ति हो बना रही है तो राज्य सरकार पहले से। फॉर एग्जाम्पल एक आयुष्मान योजना का नाम सुने तो कुछ राज्य सरकारों भी ये चलती है। मेरी बात सुनाई, नाम नहीं सुना तुम लोगों ने? चलो इस बारे में बात करेंगे, नोट करेंगे बस। यही याद कर दिया पॉइंट, याद रखना कि आयुष्मान योजना से रिलेटेड बात बताना। ठीक है, लिखोगे पहले, इसे लिख लिया, तुम लोग से बात करना है। देखो, संविधान का लचीलापन और कठोरता। संविधान का लचीलापन और कठोरता। संविधान बात करता है, बस इतना पॉइंट लिखो छोड़ देगा। संविधान का लचीलापन और कठोरता। संविधान भाग में मैंने लचीलापन और कठोरता लिखवा दिया आपको। ठीक है, वही संविधान भाग की भी विशेषता है और वही संविधान की विशेषता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, वही पॉइंट है लगभग। ठीक है, भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं संविधान को लचीलापन देती है। लेकिन संशोधन करना आसान है क्या? गए ऐसे सुबह उठे, कहे किया प्रावधान हट जा रहा है, अच्छा सुबह उठे है ना, कहीं ये प्रावधान तो बड़ा गलत लग रहा है, आज से बदल जाएगा, नहीं बदल पाएंगे ना। या क्या दिखा रहा है कि कोई प्रावधान जो हमारे मन मुताबिक भी नहीं है, या सही अगर तो छोड़ो, अगर हमारे मन मुताबिक नहीं है, मेरी बात सही है, मन मुताबिक है भी और सही अगर कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसे इतने आराम से चेंज नहीं कर सकते, या कठोरता को दिखाता है। लेकिन फिर भी चेंज कर सकते हैं, फिर भी चेंज करने का प्रावधान है या लचीलेपन को दिखा रहा है। क्या मेरी बात समझ? चेंज कैसे कर सकते हैं इसके बारे में कई बार बात होगी। कौन सा अनुच्छेद है? 368। कोई दिक्कत नहीं है क्या? केवल यही संविधान में संशोधन करने का अनुच्छेद है? नहीं, तीन और दिया। ठीक है, अभी और भी है, लेकिन अभी इतने बारे जा रहे हैं बस। ठीक, अगला लिखोगे विशेष प्रावधान। अगला लिखोगे विशेष प्रावधान। लिखो विशेष प्रावधान। देखो, संविधान में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान शामिल है। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान शामिल है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? एग्जाम्पल क्या हो गया? 370 जो कि अब निरस्त हो गया, और एक और क्वेश्चन निरस्त हुआ है 35 से वो भी निरस्त हो गया, जम्मू कश्मीर का था। लेकिन अभी कौन कौन से हैं? 371 भी है, 372 भी है। ये सब विशेष प्रावधान की चीजें। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? नोट करो इसे, कर लिया? देखो, अनुच्छेद 370 ब्रैकेट में अब निरस्त हो गया, या निरस्त। इसके देखो अनुच्छेद 377
371 371 बस इसका लिखो एग्जाम्पल हो गया विशेष प्रावधान का। संविधान में राज्यों की जरूरतों को देखते हुए विशेष प्रावधान भी लिखे गए, तभी तो विस्तृत हो गया है। अगर हर एक राज्य को उठाएंगे तो विस्तृत ही हो जाएगा, बहुत सारे प्रावधान लिखने पड़ गए अलग से। स्पेशल स्टेट्स को देखकर या राज्यों के विशेष मांगों को देखते हुए, उनकी विशेष भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, उनकी विशेष सोसाइटी को देखते हुए, उनके विशेष कल्चर को देखते हुए, मेरी बात समझ, कुछ विशेष प्रावधान लिखने पड़े। नहीं बात समझ आ गया? चलो अगला लिखोगे स्वायत्तता। स्वायत्तता देखो, संविधान स्थानीय प्रशासन, संविधान स्थानीय प्रशासन की संस्थाओं, स्थानीय प्रशासन की संस्थाओं ब्रैकेट में पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाएं, संविधान स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं ब्रैकेट में लिखोगे पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाएं के लिए प्रावधान करता है, जिससे स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। अगला लिखोगे, सबसे 2-3 पॉइंट है, लिखोगे धर्मनिरपेक्षता। प्रियंका नाम सुने हो, प्रस्ताव का नाम सुने हो, कभी नहीं सुने हो? सुने किन लोगों ने प्रस्ताव का नाम नहीं सुना? प्रियंका नाम सुना है? सबने सुना है पक्का? उसमें एक वर्ड लिखा है धर्मनिरपेक्षता। कब लिखा गया है? संविधान बनने के टाइम पे या बाद में? बाद में लिखा गया। बनने के टाइम पे नहीं सर, बाद में लिखा गया। संविधान में संशोधन के आधार पर संविधान में संशोधन करके एक वर्ड ऐड हुआ, एक वर्ड नहीं, 3 वर्ड ऐड हुए थे हालांकि, लेकिन उनमें से एक वर्ड था धर्मनिरपेक्षता। इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलरिज्म। नहीं बात समझे क्या? जब तक प्रियंबल में या प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत नहीं दिया था, तब तक क्या हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं था? है? अरे बोलो। तो पहले क्यों लिखा था? भूल गए? इससे अच्छा आंसर सुना ही नहीं। अरे दोबारा चेक कर लो, कुछ और का भूल गया हो। मेरी बात समझे? चलो क्या बात है, कल बताएंगे इस बात में। चलो इनको क्या करना है, ये बात करनी है, ठीक है? क्वेश्चन मेंस बता देखो इस सेशन में ठीक है, दिखाया नहीं लोगों को। कल दीजिएगा। लिटरेरी मेंस के क्वेश्चन लिख रहे हो जी तुम लोग? लीजिए, लिखवा दे, लेकिन परेशानी है ना, यही है क्वेश्चन में ये विशिष्टताओं वाला। ये 2020 में आया था सर, अभी लास्ट जो यूपीएससी का 2020 में मेंस का पेपर है, उसमें संविधान के इसी भाग से जो लोग पढ़ रहे हैं उससे मेंस में क्वेश्चन है। क्या मेरी बात समझे? अब तक लिखवा देंगे, इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन बताना है तुम्हें, लिखवाना है ना। अरे देंगे, देख के आएंगे ठीक है। धर्मनिरपेक्षता हटा दी है तुम लोगों ने, ये डाल दिया रेडी, कल बता रहे थे आप लोग। घटना चक्र हाँ तो और दूंगा है ना।
टाइम लगेगा थोड़ा सा भाई, तुम लोग को प्रेजेंस भी चाहिए, मेन भी चाहिए। अभी लोगों को इंटरव्यू की तैयारी करवानी चाहिए, ऐसा थोड़ा होता है। कोर्स में कंप्लीट करवाना है कि नहीं करवाना? किसी एक बच्ची ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था? शासन और प्रशासन में क्या अंतर है? किसने पूछा था? प्रियंका ने पूछा था, करेक्ट। शासन और प्रशासन में क्या बताओ? जिसे बताओ तुम्हें चार बताओ, सोच के बताओ। यही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन बेसिक इंटरव्यू में आते हैं। तो ये नहीं पूछेगा कि सर शासन अधिकारी से होता है और प्रशासन में उसके एक मतलब सर शासन होता है जो सरकारी नियम कानून बनाती है वो, और जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं मतलब आपके यहाँ पे काम भी करवाते हैं जो मतलब हाँ, ये सही बात। प्रशासन यानी कि जो योजनाएं हैं, है ना, उसे इम्प्लीमेंट करवाना। मेरी बात समझ में? शासन यानी कि योजनाएं बनाना, प्रशासन यानी कि योजनाओं को लागू करना। सर ये है क्या होम वाले पानी पीना फटाफट।